हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसपे कि मैं बात करने वाला हूँ कि क्या रशिया ने सच में कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है। अगर बनाई है तो कैसे बना लिया भाई इतनी जल्दी। तो चलिए इस बारे में आज डिस्कशन शुरू करते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक प्लीज़ जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपसे बात करूँगा बेसिक कि मेडिसिन और वैक्सीन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बहुत बेसिक तरीके से बात करूँगा कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन कौन सी होती है। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि स्टेजेस कौन से होते हैं वैक्सीन ट्रायल के। उसके बाद मैं डिटेल में बात करूँगा कि अलायंस कौन से बनाए गए हैं और उससे कौन सी कंट्रीज़ को कितना फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद फाइनली हम लोग बात करेंगे कि कौन सी कंट्री ने कितना प्रोग्रेस किया है वैक्सीन डेवलपमेंट को लेके। तो चलिए बात करते हैं मेडिसिन को लेके। मेडिसिन जो है वो बेसिकली एक केमिकल होता है, ठीक है। और ये जो है किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, या फिर उसके सिम्टम को कम करने के लिए यूज़ होता है, या तो फिर किसी बीमारी से बचने के लिए यूज़ होता है, या किसी बीमारी के सिम्टम को कम करने के लिए या पूरी तरह से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि ये जो है ना, ये केमिकल बेस होता है इसका। और वैक्सीन में क्या है कि बायोलॉजिकल बेस होता है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल बेस में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैक्सीन में क्या होता है कि जो भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, उसी एजेंट को या तो हम लोग किल्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं, या तो वीकेंड फॉर्म में यूज़ करते हैं, या तो फिर उसका सरफेस के प्रोटीन को थोड़ा प्रोसेस करके और वैक्सीन को बनाया जाता है, या तो फिर उसमें जो टॉक्सिन्स है उनसे हम वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेडिसिन और वैक्सीन में। और वैक्सीन क्या होता है कि ये इम्यूनिटी को डेवलप करता है, ठीक है। तो वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा कि आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी जो है ना, इस तरह की हो जाएगी कि आपको वो डिजीज़ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। और मेडिसिन से क्या है कि आपने एक बार लिया, आप ठीक हो गए, तो उसके बाद दोबारा हो सकता है कि आपको वो बीमारी फिर से लग जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेडिसिन और वैक्सीन में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कितने टाइप की वैक्सीन होती है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की वैक्सीन होती है, लेकिन बेसिकली दो तरह की वैक्सीन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक थेराप्यूटिक और एक प्रोफिलैक्टिक, ठीक है। थेराप्यूटिक वैक्सीन वो होती है जो कि किसी को सपोज़ कोई बीमारी हो गई, फॉर एग्जांपल अगर कोरोना ही ले लिया, किसी को सपोज़ कोरोना हो गया है, उसके बाद अगर जिसको कोई वैक्सीन दिया जा रहा है, अगर फ्यूचर में कोई वैक्सीन ऐसी आ जाती है तो अगर वो वैक्सीन दिया जा रहा है उसकी बीमारी होने के बाद में, तो ये वाले वैक्सीन को बोला जाएगा थेराप्यूटिक वैक्सीन, ठीक है। और अगर सपोज़ किसी हेल्दी पर्सन को कोई वैक्सीन दिया जा रहा है, मतलब उसको वो बीमारी नहीं है फिर भी हमने वैक्सीन दे दिया, मतलब प्रिवेंटिव तौर पे उसको वो वैक्सीन दे दिया गया, ठीक है, तो उस वैक्सीन को बोलेंगे प्रोफिलैक्टिक। आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये दोनों क्या है, ये कुछ नहीं, बस एक अप्रोच है अलग अलग किसी भी डिज़ीज़ को ठीक करने का, ठीक है। और अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स भी है कोरोना के, और बहुत सारे हेल्दी लोग भी है जो फ्यूचर में कोरोना के पेशेंट नहीं बनना चाहते। तो आप समझ सकते हैं दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टेजेस कितनी होती है वैक्सीन ट्रायल की। देखिए, कोई भी वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए कई एक तरह के ट्रायल से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहला होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्या करते हैं, माउस, मंकीज़, रैबिट्स, ये सारे एनिमल पे टेस्टिंग होती है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कल्चर टिश्यू जो होता है ना, कल्चर टिश्यू जो कि लैब में बनाया जाता है, उस पर हम लोग ये रिसर्च कर सकते हैं, उस पर ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। कई एक बार ऐसा हो जाता है कि पेटा वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि किसी एनिमल को क्यों हार्म करना, और बात भी बिल्कुल सही है। अगर ये कल्चर टिश्यू पे रिसर्च करके काम हो जाता है तो सही बात है, क्यों किसी एनिमल को हार्म करना है भाई। तो पहला वाला तो ट्रायल हो गया एनिमल्स पे, ये ह्यूमन में नहीं होता। ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है यहाँ से फेज़ 1 से, ठीक है। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। हाँ, फेज़ 1 जो है ये एक्चुअली में ह्यूमन ट्रायल की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। इसमें क्या करते हैं कि 10 से 20 लोगों को एक फेज्ड मैनर में, इस फेज़ में भी सब फेज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम मिनिमम डोज देते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो रही है कि नहीं, मतलब इम्यून सिस्टम जो है उसका कुछ तो रिस्पांस दे रहा होना चाहिए, रिस्पांस दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो रिस्पांस दे रहा है तो उसका जो डिज़ायर्ड डोज है वो देते हैं, और उसके बाद उसके जो भी रिजल्ट्स है उसके बेसिस पे फेज़ 2 ट्रायल शुरू किया जाता है, ठीक है। अब फेज़ 2 ट्रायल में क्या होता है कि और ज़्यादा लोगों को लिया जाता है, और ये ज़्यादा लोगों को लेने का मेन एम क्या होता है, ज़्यादा एज ग्रुप को कवर करना, ठीक है। मतलब चिल्ड्रेन, अडल्ट्स और ओल्ड पर्सन जो है, उन सभी को लेकर के ये फेज़ 2 ट्रायल किया जाएगा। और इसमें जनरली 100 to 200 लोग वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है।
और उनकी जो भी फाइंडिंग होती है फेज़ 2 ट्रायल की, उसके बेसिस पे हम लोग फेज़ 3 ट्रायल में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फेज़ 3 ट्रायल में क्या होता है कि और भी ज़्यादा लोगों को लिया जाता है, और भी ज़्यादा कितने, तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों को लिया जाता है, और ये ऐसा टारगेट किया जाता है कि एक ही कंट्री के 1000 लोग ना हो। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस वैक्सीन का अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में रहने वाले लोगों पे एफिशिएंट वे में स्टडी की जा सके, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशिया ने वैक्सीन, जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, बना लिया है, ठीक है। तो रशिया में टेम्परेचर कितना रहता है? रशिया में टेम्परेचर ऐसा आप बोल सकते हैं 0 या फिर माइनस में रहता है, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ से कोई अफ्रीका वाला इस वैक्सीन को लेता है जो कि 40+ टेम्परेचर में रहने का उसका पूरा सिस्टम डिज़ाइंड है, ठीक है। तो ये स्टडी ज़रूरी है कि ये जो ट्रांजिशन है ज़ीरो और नेगेटिव जो टेम्परेचर है वहाँ से 40+ वाले जगहों पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई सीवियर हेल्थ कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसको एफिकेसी ट्रायल भी बोलते हैं। एफिकेसी का मेन मीनिंग क्या है? इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। तो ड्रग्स के और वैक्सीन के केस में जो इफ़ेक्टिवनेस वर्ड होता है उससे ज़्यादा बेटर यूज़ होता है, ज़्यादा बेटर वे में यूज़ किया जा सकता है एफिकेसी वर्ड, तो इसलिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा देता हूँ। फेज़ 1 पहले प्री क्लिनिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर फेज़ 1, फिर फेज़ 2, फिर फेज़ 3, उसके बाद FDA। इस वाले स्लाइड में FDA लिखा है। तो FDA कुछ नहीं, ये USA का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ड्रग्स या फिर वैक्सीन को अप्रूवल देता है। जैसे कि इंडिया में कौन देता है? DCGI देता है। और DCGI तो एक पोस्ट का नाम है। DCGI जो होते हैं वो कहाँ के हेड होते हैं? CDSCO के हेड होते हैं। CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मैं आपको, अगर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए तो मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और उसके हेड कौन से हैं, ठीक है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ओके। हाँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया। जब किसी ड्रग को अप्रूवल मिल जाता है और वो एक बड़े पॉपुलेशन में उसको दे दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन करवा दिया जाता है, उसके बाद एक फ़ेज़ 4 ट्रायल भी होता है। अब इस फ़ेज़ 4 ट्रायल का क्या है कि कई साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि ये एक्चुअली में एक ट्रायल फेज़ है, कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ट्रायल फेज़ नहीं भी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब ये फेज़ 3 ट्रायल में ही काफ़ी ज़्यादा 6 to 9 मंथ्स का टाइम लग जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब इतने दिनों में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आगे भी नहीं करेगा। बट कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये इनिशियल 9 मंथ्स में इसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है तो फ्यूचर में भी नहीं करेगा। तो ये फेज़ 4 ट्रायल को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जैसा है। तो और वैसे भी अभी के कंडीशन में, अगर कोरोना की कंडीशन को मैं देखूँ तो ज़्यादा लोग इस फेज़ 4 को अभी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फेज़ 3 और अप्रूवल के बाद मास इम्यूनाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कौन से अलायंसेज बनाए गए हैं, और ये जानना थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जून में G7 और G20 कंट्रीज़ को मिला करके टोटल 52 कंट्रीज, जिसमें बड़ी बड़ी सारी कंट्रीज थी, लंदन, UK, US, ये सब मिल करके क्या किया कि GAVI जो होता है ना, GAVI ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसके साथ मिल करके ये लोगों ने एम किया कि 2025 तक 300 मिलियन चिल्ड्रन को हम वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये तो ठीक है 2025 तक, बट पहले तो बन जाना चाहिए वैक्सीन। उसके बाद एक और अलायंस करवाया गया जो कि वही अगेन GAVI, उसने CEPI कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और WHO के साथ कोलैबोरेट करके बनाया। इसमें क्या था, ये थोड़ा सा बेटर था। इसमें क्या था कि 75 डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगी और वो मिल करके जो भी बाकी अंडर डेवलप्ड और लो इनकम कंट्रीज़ होगी उनको हेल्प करेगी। अब किस तरह से हेल्प करेगी वो चलिए आइए पॉइंट्स जो है उस पर देखते हैं। तो इनका एम क्या था, सबसे पहले कि हम पूरे वर्ल्ड में, चाहे कोई भी कंट्री हो, रिच हो, पुअर हो, चाहे कैसा भी हो, सबको एक फेयर तरीके से अवेलेबल करवाएंगे वैक्सीन जब भी बन जाएगा। ये तो पहली चीज़ हो गई। उसके बाद सेकंड, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी कंट्री इंडिविजुअल अपना रिसर्च कर रहा है
और सपोज़ किसी स्टेज पे जाकर के वो फेल हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया फेज़ 1 2 3 4 ट्रायल का होता है, ठीक है। उसमें कहीं पे भी अगर फेल हो गया तो उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से पैसा लगेगा, टाइम जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ कोलैबोरेट करके एक साथ रिसर्च करें तो अगर इंडिविजुअल फेलियर जो है उसका चांस कम हो जाएगा, तो उसके लिए भी ये अलायंस बनाया गया। इसके साथ में इसमें यह भी था कि जो 20% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उसको इम्यून करने का बाय द एंड ऑफ 2021 ये भी इसका एम था। और इनका ये सब तो जो अचीव करना है वो वाली बात हो गई। अब ये अचीव करने के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसे का जो रिक्वायरमेंट था इनका इनिशियल $2 बिलियन था, जिसमें से कि ये लोगों ने 600 मिलियन पहले ही रेज़ कर भी लिया। और इसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था ये भी मैं आपको बताता हूँ, 15 मिलियन इन्होंने दिया। और इसी के साथ ही इंडिया भी इस अलायंस का पार्ट बन गया। और अब जब भी वैक्सीन आएगी तो इंडिया को भी एक मिनिमम गारंटीड नंबर ऑफ़ डोजेज़ मिल जाएगा, और जिसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। अब चलिए देख लेते हैं GAVI जो है उसके मेजर डोनर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि GAVI जो है उसके फाउंडर कौन है। तो उसके फाउंडर जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स ही है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो इसके आप सारे डोनर्स को देख सकते हैं। सबसे बड़ा UK है, उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, US इस तरह से करके है, और इसमें रशिया भी है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि क्या रशिया जो अभी वैक्सीन बना चुका है, तो इस अलायंस ये जो अलायंस बना है इसके मेंबर्स को रशिया के वैक्सीन बनाने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये सवाल अभी भी सवाल ही है। इसके बारे में मैं आगे जब मैं रशिया के वैक्सीन डेवलपमेंट की बात करूँगा तब मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा और डिटेल में बात कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दुनिया के अलग अलग जगहों पे वैक्सीन डेवलपमेंट किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चाइना के बारे में बात करते हैं। अब आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि चाइना जो है उसने बहुत पहले मतलब बहुत साल पहले नहीं, कुछ महीने पहले, यानी कि 25 जून को कहा गया, हाँ ये रहा 25 जून। इसमें 25 जून को ये लोगों ने एक अपना वैक्सीन बना करके अप्रूव भी कर दिया, और ये लोग इमरजेंसी ड्रग की तरह इसको यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे कैंसिनो करके एक कंपनी है जो कि यहाँ के डिफेंस के जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके साथ मिल करके ये लोगों ने अपना ये वैक्सीन डेवलप किया है, जो कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ट्रायल कर चुकी है। फ़ेज़ 3 ट्रायल इनका अब तक हुआ नहीं है, और फिर भी इनको अप्रूवल मिल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये लोग फ़ेज़ 3 ट्रायल अगस्त में अभी स्टार्ट करने वाली है, 9 तारीख से, और यानी कि 2 दिन पहले ही इनका फ़ेज़ 3 ट्रायल स्टार्ट हुआ है, और उसके 1.5 सवा महीने पहले इनको अप्रूवल मिल चुका है, मतलब ट्रायल के पहले अप्रूवल। क्या बात है ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं USA के बारे में। ये लोग थोड़े प्रॉपर तरीके से वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। US की एक बहुत बड़ी कंपनी है मॉडर्ना, और ये वहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उसके साथ कोलैबोरेट करके वैक्सीन डेवलप कर रही है। इस वैक्सीन का नाम ये है, ठीक है, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ, हाईलाइट कर दूँगा। ये mRNA 1273 ये इसका नाम है, ठीक है। इसने फ़ेज़ 1 ट्रायल जो है 16 मार्च से ही स्टार्ट कर दिया है, और फ़ेज़ 3 ट्रायल जो ये लोग करने वाले हैं ये करीब 30,000 लोगों पे करने वाले हैं, ठीक है। और ये इन्होंने बहुत बड़ा एक फ़ंड भी रेज़ किया है 483 बिलियन का, जो कि BARDA बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड मेडिकल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये लोगों ने ये फ़ंड रेज़ किया है। तो ये लोग अभी फ़ेज़ 3 में जा चुके हैं, ठीक है, और इनका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है, और इस पे पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट है, जो सबसे ज़्यादा लीडिंग कंपनी है इस रिसर्च में, वो है मॉडर्ना। उसके बारे में भी मॉडर्ना की बात हो गई। नेक्स्ट है एस्ट्राजेनेका, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एस्ट्राजेनेका जो है ये एक UK की कंपनी है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके वैक्सीन बना रही है। इसकी वैक्सीन का नाम है CHAdOX1N-COVID-19। इतना बड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये, और इसको US से भी फंडिंग मिली है, और इनका
क्या है कि अभी कंबाइंड वे में इनका जो ट्रायल है वो चल रहा है, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, वो ये कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसके साथ भी ये कोलैबोरेट कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट एक्चुअली इनके ट्रायल के लिए भी बहुत सारी डोजेज़ लगती है, तो उसका प्रोडक्शन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कर रहा है। और जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इसने भी सीरम इंस्टीट्यूट को 100 मिलियन डोजेज़ का ऑर्डर दे रखा है, जिसके लिए इनको $150 मिलियन मिल चुका है पहले ही, ठीक है। और ये सब जो इनको इतना बड़ा ऑर्डर मिला, तो जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं अदर पूनावाला, इनकी फ़ोटो मैंने लगा रखी है यहाँ पे, इन्होंने इस मौके को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि 250 रुपीज़ जो है ना, इन्होंने अपना डिमांड रखा कि 250 रुपीज़ से ज़्यादा पे हम इस वैक्सीन को इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक ग्लोबल कैपिंग हो गई इसके प्राइस की कि करीब करीब $3 पे हम जो है इसको लेकर आएंगे, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से करीब करीब 225 रुपीज़ के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए कितना हैंडसम दिख रहा है और किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा है, और एक्चुअली इन्होंने इंडिया के लिए बहुत एक रियल हीरो वाला काम भी किया है कि नहीं। तो चलिए, इसके बाद इंडिया में क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में 2 कंपनीज़ है बेसिकली, एक भारत बायोटेक है और एक जाइडस कैडिला करके है। ये 2 कंपनीज़ है जो कि इंडिया में वैक्सीन डेवलपमेंट का काम कर रही है, ठीक है। ये कंपनीज़ ने जुलाई में एक्चुअली अपना फ़ेज़ 1 और 2 ट्रायल कंबाइंड फॉर्म में शुरू किया है। और यहाँ के जो CEO हैं भारत बायोटेक के, इनका कहना है कि भाई हम रशिया की तरह जल्दी नहीं करेंगे और हम भले ही देर से लाएंगे लेकिन एक अच्छी और सेफ़ वैक्सीन लेकर के आएंगे, ऐसा भारत बायोटेक के CEO का कहना है। इसी तरह से जाइडस कैडिला जो है वो भी अपना ट्रायल कर रही है और इनका फ़ेज़ 1 ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है। फ़ेज़ 2 ट्रायल में ये लोग 6 अगस्त को जा चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इंडिया की बात। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है रशिया का वैक्सीन डेवलपमेंट। तो रशिया ने एक्चुअली क्या है कि कल यानी कि 11 अगस्त को ये लोगों ने यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हमने वैक्सीन डेवलप कर लिया है और इसको जो अप्रूवल है वो यहाँ के ही हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने इसको अप्रूवल दिया है। और पुतिन साहब का ये भी कहना था कि इनकी जो बेटी है इनको भी एक डोज़ दिया गया है और जो वैक्सीन है उसको ये लोग कम्प्लीटली सेफ़ बता रहे हैं, ठीक है। तो वो तो खैर आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो चलिए इसके डिटेल के बारे में डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। ये जो वैक्सीन है ये गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने डेवलप किया है अलॉन्ग विथ रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। और इसका ट्रायल जो है वो सेशनोव यूनिवर्सिटी में किया गया था। और इसका ट्रायल, एक ध्यान देने वाली बात मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, ये देखिए इनका ट्रायल जो है जून 18 को स्टार्ट हुआ, 38 वॉलंटियर्स, वो तो ठीक है। उसके बाद ये लोगों ने लास्ट अपने जो वॉलंटियर्स थे उनको 20 को जुलाई में, यानी कि 1 महीने के अंदर इनको छोड़ दिया और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था, वो अलग बात है, बट 20 जुलाई को छोड़ दिया। और अभी अगस्त की 20 तारीख भी नहीं हुई है, मतलब फर्स्ट फेज़ के ट्रायल के 1 महीने के अंदर ये लोगों ने अपना वैक्सीन अप्रूव करके ये लोग बोल रहे हैं कि अब प्रोडक्शन भी करेंगे अगले महीने से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रशिया में काम हुआ है, किस तरह से ट्रायल को एक तरह से बाईपास कर दिया गया है, उस पर जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब एक और सबसे बड़ा सवाल कि क्या रशिया के वैक्सीन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो इसके दोनों आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। अगर हाँ तो क्यों, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस पर ट्रस्ट करने का भी कुछ रीज़न है हमारे पास, और वो रीज़न ये है कि इसने अभी तक मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। तो इनका क्या बोलना है कि मास प्रोडक्शन जब तक स्टार्ट होगा तो जो ऑनगोइंग ट्रायल्स है उनकी रिज़ल्ट तब तक आ जाएगी, और होपफुली वो लोग ऐसा होप कर रहे हैं कि तब तक इनका ट्रायल का रिज़ल्ट काफ़ी सही रहेगा और ये लोग उस जो भी प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है उसको इम्यूनाइजेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये लोग ऐसा मास इम्यूनाइजेशन एकदम स्टार्टिंग से नहीं करेंगे। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले तो डॉक्टर्स को देंगे और टीचर्स को देंगे। आपको पता है हर जगह पे डॉक्टर्स जो है वो फ्रंट लाइन हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इंडिया में उनको ऐसे कोरोना वॉरियर्स करके लेबल कर दिया गया है। और जो टीचर्स है, आपको पता है सारी जगह पे स्कूल भी अभी बंद है, तो ये लोग, अगर स्कूल खुलता है तो टीचर्स, अगर जिम वगैरह खुलता है तो जो भी ट्रेनर्स और जो भी जिम में जाने वाले हैं, तो इस तरह से जो भी हाई रिस्क वाले लोग हैं ना, उनको ये लोग सबसे पहले देने की बात कर रहे हैं। तो
ठीक है, हो सकता है कि इतना सब करते करते जो ट्रायल की रिज़ल्ट है वो सब आ जाए, और अगर वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तो ये लोग जैसा बोल रहे हैं वो सही हो जाएगा और ये वैक्सीन पूरी तरह से सक्सेसफुल हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा हम लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक दो पॉइंट्स ये है कि सबसे पहली बात तो इसका फेज़ 3 ट्रायल नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये WHO के रिकॉर्ड्स के हिसाब से अभी तक फ़ेज़ 1 ट्रायल में ही है, मतलब इसका फ़ेज़ 1 ट्रायल का भी रिपोर्ट नहीं दिया गया है। मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी कंपनी को अपना नेक्स्ट फेज़ का ट्रायल करना है तो अपने प्रीवियस फेज़ के ट्रायल का डिटेल्ड रिपोर्ट देना पड़ता है। या तो आप किसी जहां से अप्रूवल ले रहे हैं उसको दे दीजिए, या तो फिर किसी इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल में उसको पब्लिश करवाना पड़ता है। तो ये कोई सा भी काम किया नहीं गया है, इसलिए इनका अभी तक फ़ेज़ 1 ट्रायल में ही शो कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि इसको किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया ही नहीं है। इसको जो भी है वहाँ के खुद के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूवल दिया। मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैं ही पेटेंट एजेंसी भी खोल रहा हूँ, ऐसी बात हो गई। तो इस तरह की बात कुछ की गई है रशिया में। तो इस सवाल का जवाब कि क्या रशिया की वैक्सीन ट्रस्ट की जा सकती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना पूरे ट्रस्ट के साथ ये थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके साथ मैं आपको एक और एक और न्यूज़ बता दूं कि रशिया वाले बोल रहे हैं कि हमारे वैक्सीन का डिमांड बहुत ज़्यादा अभी से ही आना शुरू हो गया है। ठीक है, फिलीपींस वाले भी डिमांड कर रहे हैं, अफ्रीका वाले, ब्राज़ील वाले डिमांड कर रहे हैं, और वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया से भी डिमांड है। बट एक्चुअली इंडियन कोई सी भी ऐसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, कहीं पे भी कोई भी ट्वीट नहीं की गई है। मोदी जी ने किसी भाषण में ऐसा नहीं बोला है कि हम रशिया की वैक्सीन लेने वाले हैं। तो अभी ये डाउटफुल सिचुएशन है। आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आपके साथ डिस्कस करने को सब हो चुका है। तो गाइज़, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।